नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत बात करने वाले हैं सामाजिक समूह के बारे में। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव किसी न किसी प्रकार के समूह में रहता आया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के लिए समूहों का निर्माण किया, तो कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य ने समूहों का निर्माण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया, और कुछ मानते हैं कि मनुष्य समूहों में इसलिए रहता आया है कि उसमें समूहशीलता की प्रवृत्ति पाई जाती है। कारण जो भी हो, सामाजिक जीवन में समूह से ज़्यादा शायद ही कोई अधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यही कारण है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत भी हम समूह को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा मानते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक समूह शब्द का एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। समूह और सामाजिक समुच्चय और सामाजिक श्रेणियाँ, ये तीनों ही अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। किसी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर एकत्रित जन समूह को हम सामाजिक समूह नहीं कहते। उसी तरह से मेले में आई हुई भीड़ को भी सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। ये सभी सामाजिक समुच्चय के उदाहरण हैं। सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत किसी समान शिक्षा या आय वाले व्यक्तियों के समूह को सामाजिक श्रेणी कहा जा सकता है, उन्हें सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। व्यक्तियों के किसी समूह को सही अर्थों में सामाजिक समूह कहने की कुछ और विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर हम किसी भी समूह को सामाजिक समूह कह सकते हैं। सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए ऑकबर्न और निमकॉफ ने कहा है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह सही है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है जहां सामाजिक संबंध पाया जाता है, लेकिन जैसा कि मर्टन कहते हैं कि क्षणिक सामाजिक संबंध समूह को विकसित नहीं करते हैं। इसलिए समूह के निर्माण के लिए सदस्यों के बीच पाई जाने वाली अंतःक्रिया और सामाजिक संबंधों में बारंबारता या फ्रीक्वेंसी और रेपिटेशन स्थायी समूह के ढांचे को स्पष्ट करता है। मर्टन ने किसी भी सामाजिक समूह के दो और पक्ष बताए हैं। पहला व्यक्तिपरक पक्ष तथा दूसरा वस्तुपरक पक्ष। इनका संबंध समूह की सदस्यता से होता है। व्यक्तिपरक पक्ष का अर्थ होता है कि स्वयं समूह के सदस्यों में इस बात का ज्ञान हो कि वह समूह का सदस्य है, और वस्तुपरक पक्ष का अर्थ यह है कि समूह के सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे लोग भी इस बात को माने कि ये व्यक्ति उस समूह का सदस्य है। इस प्रकार मर्टन के अनुसार सामाजिक समूह के जो मुख्य तत्व हैं वह यह कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, कुछ हद तक स्थायी और बार बार होने वाली सामाजिक अंतःक्रियाएं, तथा समूह के सदस्य अपने आप को निश्चित समूह के सदस्य माने और बाहरी लोग भी उन्हें उस समूह के सदस्य माने। जॉनसन सामाजिक समूह के बारे में कहते हैं कि सभी समूहों में सामाजिक संबंध होते हैं, लेकिन सभी सामाजिक संबंधों से समूह का निर्माण नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ सामाजिक संबंधों का होना समूह के निर्माण के लिए काफ़ी नहीं है। समूहों के निर्माण के लिए सहयोग का होना भी ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि सामाजिक संबंध संघर्ष पर भी आधारित हो सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में दो शत्रु देश के सेनाओं के बीच लड़ाई भी सामाजिक संबंध के ही उदाहरण है, लेकिन दो शत्रु देश की सेना किसी समूह का निर्माण नहीं करती है। सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए गिडेंस ने कहा है कि अ सोशल ग्रुप इज सिंपली अ नंबर ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के साथ परस्पर अंतःक्रिया की प्रक्रिया चलती रहती है। यह तभी संभव है जब लोग एक दूसरे को जानते हों, क्योंकि भीड़ के अंतर्गत सभी लोग एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं, इसलिए सभी के बीच सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो पाती है। इसलिए भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता।
कई बार और पेज ने भी समूह के बारे में कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार बाय अ ग्रुप we mean any collection of social beings who enter into social relationships with one another। प्रकार सामाजिक समूह की यह एक अनिवार्य विशेषता है कि इसके अंतर्गत अंतःक्रिया का होना जरूरी है। बिना अंतःक्रिया के किसी भी तरह के सामाजिक समूह का निर्माण नहीं हो सकता है। इस प्रकार इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में जितने समूह दिखाई देते हैं उन सभी को हम समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक समूह नहीं कह सकते हैं। जैसे भीड़ को हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते, लेकिन नातेदारी समूह, परिवार, जातीय समूह, मित्र मंडली, इन्हें हम सामाजिक समूह के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक समूह में व्यक्तियों के बीच विचार, हित या स्वार्थ की समानता होती है। इनके बीच नियमित अंतःक्रिया और सामाजिक संबंध का बंधन होता है। ऐसी स्थिति में ही किसी भी सामाजिक समूह का निर्माण होता है और सामाजिक समूह के सदस्य परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर समूह की कुछ विशेषताएं जो हमें स्पष्ट होती हैं, उसमें पहली विशेषता यह है कि एक से अधिक व्यक्तियों का संकलन। समूह में हमेशा एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। कम से कम 2 व्यक्ति तो आवश्यक रूप से होना ज़रूरी है। जैसे पति पत्नी मिलकर परिवार समूह का निर्माण करते हैं। 2 व्यक्तियों के आपसी संबंध को जर्मन समाजशास्त्री सिमेल ने युग्म या डायट कहा है। उसी तरह 3 के समूह को त्रिमूर्ति या ट्रायड कहा जाता है। समूह में अधिकतम संख्या निश्चित नहीं होती क्योंकि लाखों व्यक्तियों का भी समूह संभव है। समूह में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पर समूह भीड़ जैसा व्यक्तियों का संकलन नहीं होता। समूह की दूसरी विशेषता है सामान्य उद्देश्य। समूह के सभी सदस्यों का एक निश्चित लक्ष्य होता है जिसके चलते सभी लोग एक साथ रहते हैं। सामान्य उद्देश्य के अभाव में समूह के सभी सदस्य एक साथ नहीं रह सकते। समूह में हर व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ स्वार्थ होता ही है, पर कुछ स्वार्थ ऐसा भी होता है जो समूह के सभी व्यक्तियों का समान होता है। कभी कभी समान उद्देश्य के बाद भी समूह का निर्माण नहीं होता है। समूह की तीसरी विशेषता होती है विचारों और क्रियाओं का पारस्परिक आदान प्रदान। समूह में हम विचारों, क्रियाओं सभी का आदान प्रदान करते हैं। सभी सदस्यों के बीच एक प्रकार की पारस्परिकता पाई जाती है। जब तक समूह के सभी सदस्यों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती, तब तक उस जनसमूह को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि किसी मेले या भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहा जाता, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों के बीच विचारों और क्रियाओं का आदान प्रदान होता है, इसलिए कक्षा को सामाजिक समूह कहा जाता है। समूह के सदस्यों के बीच सामान्य उद्देश्यों के साथ ही सामान्य जीवन मूल्य भी होते हैं। सामाजिक समूह में स्थायित्व का गुण पाया जाता है। प्रत्येक समूह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के संकलन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। जैसे किसी भीड़ या मेले की तुलना में परिवार, कक्षा, गांव जैसे सामाजिक समूह अधिक स्थायी होते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी इसलिए है क्योंकि समूह के सभी सदस्यों के बीच एक ठोस सामाजिक संबंध पाया जाता है। सामाजिक समूह की अगली विशेषता है कि समूह के अंतर्गत व्यवहार का एक निश्चित नियम होता है। प्रत्येक समूह में सदस्यों के व्यवहार के निर्धारण के लिए एक निश्चित नियम और कानूनों की एक व्यवस्था होती है। समूह अपने स्थायित्व के लिए यह अपेक्षा रखता है कि सभी सदस्य समूह के नियम कानूनों का ठीक से पालन करें। यह जरूरी नहीं है कि समूह के सारे नियम कानून लिखित ही हों। औपचारिक समूह के अधिकतर नियम कानून लिखित होते हैं और अनौपचारिक समूह के नियम कानून अलिखित होते हैं। नियम कानून के अभाव में किसी समूह का संगठित रहना बहुत मुश्किल होता है। सामाजिक समूह की अगली विशेषता होती है कि इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। किसी सामाजिक समूह का सदस्य होना व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है।
कि हम समूहों की सदस्यता के संबंध में कुछ बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं कि हमें किस समूह का सदस्य बनना है और कहाँ हमारे हितों को ध्यान में रखकर हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रखकर ही किसी समूह का सदस्य होना स्वीकार या अस्वीकार करता है। व्यक्ति जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार किसी समूह की सदस्यता को छोड़ भी सकता है, लेकिन कुछ प्राथमिक समूह ऐसे होते हैं जैसे परिवार और सगे संबंधी, जिनकी सदस्यता न तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और न ही उसे आसानी से छोड़ सकते हैं। प्रत्येक सामाजिक समूह की एक सामाजिक संरचना होती है और उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। प्रत्येक समूह में उसके सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार के नियम और कानून होते हैं। हर सदस्य का समूह की संरचना में कहीं न कहीं एक स्थान होता है, यानी समूह के अंतर्गत एक प्रकार का स्तरण होता है। किसी भी समूह में सभी सदस्य समान स्तरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। सामाजिक समूह की एक और विशेषता सामाजिक पहचान है। समूह के सभी सदस्य अपने आप को समूह से एक अलग किस्म की पहचान रखते हैं। जो लोग समूह के सदस्य नहीं हैं, वे भी लोगों को इस रूप में जानते हैं कि यह व्यक्ति किस समूह का सदस्य है। यह जरूरी नहीं है कि किसी समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानें। बड़े बड़े सामाजिक समूहों में सभी सदस्यों के लिए एक दूसरे को पहचानना संभव नहीं भी होता है। और महत्वपूर्ण यह है कि समूह या बाहर के लोग किसी व्यक्ति को किस समूह के सदस्य के रूप में जानते या स्वीकार करते हैं। समाज के अंतर्गत समूह निर्माण के कई आधार हो सकते हैं। फिक्टर ने मुख्य रूप से इन्हें 4 खंडों में विभाजित किया है। उन्होंने कहा है कि पहला होता है सामान्य कुल, यानी समाज में बहुत से लोग रक्त या विवाह के आधार पर इकट्ठे रहना चाहते हैं। परिवार या ग्रामीण समुदाय जैसे समूहों का मुख्य आधार सामान्य कुल परंपरा ही होता है। आदिम जाति समाज में कुल जनजातीय समूहों का एक मुख्य आधार होता है। इसके अतिरिक्त सामान्य क्षेत्र भी एक आधार है, जिसके आधार पर सामाजिक समूहों का निर्माण होता है। यानी क्षेत्रीय समानता जैसे पड़ोसी और ग्रामीण समुदाय का मुख्य आधार क्षेत्रीय समानता है। खिलाड़ियों का समूह, नागरिक क्लब और क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय समूह का आधार सामान्य क्षेत्र का होना होता है। सामान्य शारीरिक विशेषता भी समूह निर्माण का एक आधार होता है। बहुत बार समूहों का निर्माण जैविक विशेषताओं के आधार पर भी होता है, जैसे युवा क्लब, महिला मंडली, नृजातीय समूह, इन्हें इसके अंतर्गत रख सकते हैं। सामान्य हित या स्वार्थ, समान तरह के स्वार्थ वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है। उद्देश्यों की समानता के अभाव में समूह का निर्माण संभव नहीं है। यही कारण है कि विभिन्न किस्म के खिलाड़ियों का अलग अलग समूह होता है। संगीतकारों का अपना समूह होता है, व्यापारियों का अपना अलग समूह होता है। हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति या हिफाजत के लिए अलग अलग समूहों का निर्माण करते हैं। इन्हीं 4 परिस्थितियों में जब कोई एक स्थिति प्रबल हो जाती है तो सामाजिक समूह का निर्माण हो जाता है। समूहों का निर्माण कभी भी बिना वजह नहीं होता। कभी तो समूहों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से होता है, तो कभी स्वाभाविक रूप से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। लोगों के बीच इतने ज़्यादा स्वार्थों की समानताएं और विभिन्नताएं पाई जाती हैं कि समाज में समूहों का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही होता है। समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति कभी अकेले नहीं रह सकता। समूह एक स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया और घटना है जो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न शक्लों में जन्म लेती है और परिस्थिति के बदलने से मिट भी जाती है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम समूहों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।